अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। हुकूमत ये तासुर देती रही कि बानी पीटीआई मुज़ाकरात में संजीदा नहीं, लेकिन अब हुकूमत खुद ही मुज़ाकरात के नतीजे से पहले मायूसी फैला रही है। हुकूमत मुज़ाकरात के कामयाब या नाकाम होने से पहले ही पीटीआई को ये इंदिया दे रही है कि वो मुज़ाकरात में ज़्यादा तवक्को ना रखे। हुकूमत और इसके इत्तेहादी पीटीआई को साफ पैगाम दे रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि तहरीक इंसाफ के हर मुतालबे को तस्लीम कर लिया जाए। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा किया गया तो वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियार नहीं कि वो उन्हें रिहा कर सकें, क्योंकि बानी पीटीआई को अदालतों से सजाएं हुई और अदालतों से ही उन्हें रिलीफ मिल सकता है। अब राना सनाउल्लाह ढके छुपे अल्फाज में बानी पीटीआई की रिहाई के मामले पर हाथ खड़े कर रहे हैं। हुकूमत ये तासुर दे रही है कि बानी पीटीआई की रिहाई का इख्तियार उसके हाथ में नहीं है, इसलिए तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई की रिहाई की उम्मीद ना रखे। फिर इसी तरह हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के रहनुमा राना अशरफ तो साफ साफ कह रहे हैं कि पीटीआई मुज़ाकरात में ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता ना करे। तो हमने उनसे कहा है कि जनाब आप इन राइटिंग अपनी डिमांड्स ले आए, हमें लिख कर दें कि आपकी क्या डिमांड है, कितनी डिमांड है, उसको फिर डिस्कस करते हैं। कोई बहुत ज्यादा के बारे में खुशफहमी नहीं होनी चाहिए कि हम मुज़ाकरात में बैठेंगे तो सारे मसले हल हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे। हमने उनसे खुद भी कहा है इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए जो बाद में मायूसी में बदल जाए। अब हुकूमत और इसके इत्तेहादियों की जानिब से मुज़ाकरात के इब्तदाई मरहले पर यह कह देना कि तहरीक इंसाफ के तमाम मुतालिबात नहीं माने जा सकते पता दे रहा है कि मुक़्तदरा 9 मई पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं, या फिर बानी पीटीआई की फौरी रिहाई का मुतालबा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि बानी पीटीआई को बनीगाला में हाउस अरेस्ट होने की पेशकश की गई है, लेकिन बानी पीटीआई ने इस पेशकश को रद्द कर दिया है। आज अलीमा खान ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए बानी पीटीआई को पहुँचाया कि वो हाउस अरेस्ट में जाने के लिए तैयार नहीं है। मैं हाउस अरेस्ट में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनको पता चल गया कि बहुत ज्यादा कैसराइयाँ हो रही हैं। बनीगाला शिफ्ट कर रहे हैं, इमरान खान को पता नहीं केपी शिफ्ट कर रहे हैं। सारे कैदियों को रिहा करें, मुझे कैद में रख लें, लेकिन हाउस अरेस्ट में मैं नहीं जाऊंगा। रिहा करेंगे तो अपने केसेस का सामना करके अपने आप को इनोसेंट साबित करके फिर वो बाहर निकले। वो इस तरह नहीं कैद से बाहर आएंगे कि हाउस अरेस्ट पे चले जाए। यानी अलीमा खान की बकौल बानी पीटीआई मुकम्मल रिहाई चाहते हैं, लेकिन शायद एस्टैब्लिशमेंट ये बात मानने को तैयार नहीं, इसलिए यह तासुर उभर रहा है कि बानी पीटीआई पर दबाव बढ़ाया जा रहा है कि वो इस ऑफर को कबूल करें। यही वजह है कि उन पर 9 मई के केसेस की तलवार लटकाई जा रही है। और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सानिया 9 मई में मुलव्विस मजीद 60 मुलजिमान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुना दी। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सानिया 9 मई में मुलव्विस मजीद 60 मुजरिमान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुनाई हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल के बाद मुजरिमान को कानूनी हक की यकीनी फराहमी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए सजाएं सुनाई। सजा पाने वाले 60 मुजरिमान में हसन न्याजी भी शामिल हैं, जिन्हें 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। अब वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि 9 मई हमले के मजीद मुजरिमान को सजाएं खुशाइंद हैं। 9 मई हमले के मास्टरमाइंड बानी पीटीआई थे। अता तारड़ इस हवाले से क्या किया आपको दिखाते हैं। कानून का बोलबाला हुआ है, मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश होगा और आइंदा कोई भी जुर्रत नहीं करेगा कि वो मुल्क के अंदर एनार्की फैलाए और हमारी दफाई तनसीबात को, हमारी कौमी सलामती के सिंबल को नुकसान पहुंचाए, शुहदा की यादगारों को मस्मार करे। तो ये इन सजाओं के हवाले से ये मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी मूव है, इसको वेलकम करते हैं और साथ ये मुतालबा करते हैं कि मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों तक भी ये ट्रायल पहुंचना चाहिए, उनको भी कैफरे किरदार तक जो है वो पहुंचाया जाए। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाहिद खटक साहब हमारे साथ मौजूद है, लेकिन बानी पीटीआई से आज अडियाला जेल में मुलाकात करने वालों ने क्या कहा, बानी पीटीआई का पैगाम क्या है, जरा हामिद रजा साहब का शॉट सुनवा देते हैं, उसके बाद शाहिद खटक साहब की तरफ बढ़ते हैं। कि मुज़ाकरात के कट ऑफ के लिए जो एक टाइम फ्रेम है वो जनवरी एंड है। हम 31 जनवरी तक इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं 2025 और उमर अयूब साहब जो कि लीड कर रहे हैं इस मुज़ाकराती जो प्रोसेस है सारे का सारा, और हमारी कमेटी को, वो इंशाल्लाह 2 तारीख को हुकूमत को भी ये बात फॉर्मली आगाज़ कर दी जाएगी। जी शाहिद खटक साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शाहिद खटक साहब, सबसे पहले तो 31 जनवरी तक मुज़ाकरात की कट ऑफ डेडलाइन जो है वो रख दी गई है। अभी काफ़ी वक्त बाकी है, अभी तो दिसंबर मुकम्मल नहीं हुआ, पे जनवरी है और जनवरी की भी 31 यानी पूरा महीना है। और उधर हुकूमत ये कह रही है कि मुज़ाकरात से ज़्यादा तवक्को ना रखें, लेकिन फिर भी पीटीआई तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, वो तो जो खान साहब से मिल के आए हैं, हमारी जो मुज़ाकराती कमेटी है, वो आपको मुज़ाकरात के हवाले से बेहतर चीजें बता सकते हैं। लेकिन जी देखिए इस बात को समझना होगा कि मुज़ाकरात हम चाह किस लिए रहे, मुज़ाकरात में जो हमारा एजेंडा है वो क्या है। तो हम अगर उसके ऊपर डिबेट रखेंगे तो जो हमारे कोर इश्यूज हैं
तो पब्लिक को भी पता चलेगा और मीडिया के दोस्त इसके ऊपर भी डिस्कशन रखें। जी देखिए, बुनियादी तौर पे जो हमने जुडिशल कमीशन के कयाम का मुतालबा किया है, एक जो अभी रिसेंटली 26 का जो इंसिडेंट हुआ है और इसी तरह जो 9 मई के हवाले से जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है, तो हम जुडिशल कमीशन इसीलिए चाह रहे हैं कि जी देखिए कि जिन हमारे अभी जो आर्मी एक्ट के तहत जिन लोगों को सजाई दी गई है, उन्हीं एफआईआर में ऐसे लोग शामिल हैं कि जिनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन एफआईआर से निकाल दिया गया है, उन लोगों को सजाएं नहीं दी गई। लेकिन दूसरी तरफ उसी एफआईआर में मौजूद जो हमारे असीरीन है, जो हमारे कैदी है, उनको 7-7, 10-10 साल की सजाएं मिल गई है। लेकिन शाहिद खट्टक साहब, ये खासा सिंबॉलिक तो है ना, मतलब 60 मजीद मुजरमान को सजाएं सुना के कुल तादाद अब 85 हो गई है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसके मुताबिक फैसले आ गए हैं। तो ये सजाएं सुनाना सिंबॉलिक इसलिए है सर, सिंबॉलिक इसलिए है, सजाएं सुनाना सिंबॉलिक इसलिए कि एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ टाइमिंग, इतनी इंपॉर्टेंट टाइमिंग पर ये सजाएं होना, माइंड बड़ा क्लियर है कि पीटीआई के लिए कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं है। मैं आपको मैं चाहता हूं कि आप दूसरा रुख भी दिखाए अवाम के सामने कि देखिए क्या इन एफआईआर में सिर्फ 85 लोग थे जिनको सजाएं सुनाई गई है या इसके अलावा भी कोई लोग थे? कि देखिए आपका, अगर आप जिना हाउस की एफआईआर की बात करें तो उसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो इस एफआईआर में नामजद थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन लोगों को उनकी जान बख्श कर दी गई है। तो अगर यही पैमाना है इंसाफ का, तो मैं जो जिनको 7-7, 10-10 साल कैद की सजाई सुनाई गई है, तो उन लोगों का क्या कसूर? देखिए, इंटरेस्टिंगली मुतालबा तो आपसे भी यही किया जा रहा है कि आप माफी मांगे, आप भी गैर मशरूत माफी मांगे, आपको भी माफी मिल सकती। आप माफी नहीं मांग रहे ना? क्या अगर जुर्म मैंने कोई जुर्म किया हो और मैं एक मीडिया या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूं, तो उस माफी से मेरे तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। फिर तो जेलों में जिन्होंने 302 किया है, जो इस टाइम जेलों के अंदर है, जिन्होंने चोरी की है, किसी ने मोटरसाइकिल चोरी की है, आपको डीजीआईएसपीआर की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी जिसमें उन्होंने कहा था ये फौज का मुकदमा नहीं है, ये अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है, ये रियासत पाकिस्तान का मुकदमा है, और अवाम से आके माफी मांगे। 9 मई की बात हो रही है ना, और उस पे जो वीडियो एविडेंसेस हैं, इकबाली बयानात हैं, वो भी दिखाए जा रहे हैं लोगों के। जी देखिए, इसके अगर इसकी हम यही चाहते हैं कि इसके फेयर ट्रायल हो, जुडिशल कमीशन बने, तमाम की तमाम चीजें आवाम के सामने आ गई है। अगर मैं मुलविस हुआ तो मुझे दे सजा, लेकिन अगर एक जुर्म मैंने भी किया है, दूसरे ने भी किया है, ये वाला माफ हो गया, इसको आप 10 साल की सजा सुना दे, तो ये जो है ये कानून के तकाजे इन चीजों को पूरे नहीं करते। आप माफी मांग दे, आप माफी मांग ले, आपका मामला भी हल हो सकता है ना सर? जी देखिए, अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं किस चीज की माफी मांगू? अगर मैंने कोई गलत किया हो, हम तो यही चाह रहे थे कि जी देखिए 9 मई का हमें कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। शाहिद खट्टक साहब, अभी भी हुकूमत ये कह रही है कि आपको कुछ ज्यादा तवक्को नहीं रखनी चाहिए, उधर मिलिट्री कोर्ट से सजाएं पा रहे हैं आपके लोग, लेकिन फिर भी आप 31 जनवरी तक की डेडलाइन, कट ऑफ लाइन रख रहे हैं, और आपको ये लग रहा है कि आपके मुतालबात मंजूर हो जाएंगे, तो ये दीवाने का ख्वाब नहीं है? जी देखिए, पहली बात ये कि मीडिया वाले जो जितने भी हमारे तजिया निगार थे, वो यही गिला करते थे कि जी ये देखें, ये एस्टेब्लिशमेंट से तो मुज़ाकरात की बात करते हैं, पॉलिटिकल जमातों के साथ नहीं बैठते। तो अभी हम पॉलिटिकल जमातों के साथ बैठ गए तो ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और मैं ये अलल ऐलान कहता हूं, मैं आपके इस प्रोग्राम में ये ऑन एयर कहता हूं कि जी देखें, जो रिसीविंग एंड पे है वो कभी भी आपको वो चीज नहीं देंगे कि जी ये चीज आपने चोरी कर दी, हमारा मैंडेट आपने चोरी कर दिया है, आप हमें वापस दे दें, और वो भी इतने अच्छे हमें वापस कर देंगे। तो ये रिसीविंग एंड पे उनके साथ मुज़ाकरात जो है वो मुझे भी ज्यादा कुछ अहदाफ हासिल करते नजर नहीं आ रहे, लेकिन मुज़ाकरात की बैसियत पॉलिटिकल वर्कर मैं इसको खुशाइंदी कहता हूं, और मेरी भी ख्वाहिश है, पूरी कौम की ख्वाहिश है कि जी हम इस मुल्क को जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है इस मुल्क के अंदर, देखिए शाहिद खट्टक साहब, आप इस हुकूमत को फॉर्म 47 की गवर्नमेंट कहते थे, आपने मुज़ाकरात करके इस गवर्नमेंट के साथ इसकी लेजिटिमेसी को मान लिया। दूसरी बात, आज बानी पीटीआई ने जो सहाफियों से बात की, आज जो बात की सहाफियों से, उसमें उनका ये कहना कि मुल्क दिवालिया नहीं हुआ, दिवालिया होने से बचा लिया। तो दूसरे अल्फाज में इस हुकूमत को क्रेडिट भी मिल रहा है खान साहब की इस स्टेटमेंट की सूरत। और फिर तीसरा, आप ये कह रहे हैं कि रेमिटेंसेस देने से रोकेंगे, तो आप ये चाहते हैं कि इस हुकूमत को परफॉर्म करने से रोका जाए, यानी अगर दिवालिया से डिफॉल्ट होने से रोका गया है तो आप वहां से रेमिटेंसेस रोकने का कहें और सिविल लाफरमानी की तहरीक को इनिशिएट करें, ताकि इस हुकूमत, सिर्फ हुकूमत को नहीं बल्कि रियासत को नुकसान पहुंचाया जाए। देखिए, उसके बाद तो एक मुज़ाकरात का माहौल बन गया। तो उसके बाद क्योंकि सिविल नाफरमानी की जो कॉल थी, इमरान खान साहब ने उसको थोड़ा सा रिजल्ट किया, वो हमारे प्लान का हिस्सा है
और ये तो एक फेज है रेमिटेंसेस रोकना। इसके अलावा भी सिविल नाफरमानी की जो चीजें हैं, जब खान साहब डायरेक्शन देंगे जेल से, पूरी कौम उसको फॉलो करेगी, पूरी पार्टी उसको फॉलो करेगी। नहीं, लेकिन आपके बारे में तासुर ये है ना कि आपका एजेंडा एंटी स्टेट एजेंडा है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट एजेंडा है, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टो कर रही है। ये तासुर उभर रहा है ना? जी देखिए, ये गद्दारी के फितवे जो है ना, ये देना बंद कर दे अल्लाह का वास्ता आप सबको भी। जी देखिए, जितना मैं बिलवतन आप है, आपसे ज्यादा मैं हूं, मुझसे ज्यादा अगला है। जी देखिए, तहरीक इंसाफ जो है ये पाकिस्तान की वाहिद इस्लाम जमात है जो खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, आपकी टेरिटरीज जितने भी है, सबसे पॉपुलर जमात जो है वो तहरीक इंसाफ है। वो क्यों चाहेंगे कि मुल्क टूटे? हम क्यों चाहेंगे कि मुल्क टूटे? हम लोगों ने, पाकिस्तानी कौम ने तो वो तहरीक इंसाफ पर हमें दिया है। हम सबसे पॉपुलर जमात है इस मुल्क की, पूरे पाकिस्तान में। अगर हुकूमत अब ये चार्ज फ्रेम कर रही है, शायद खटक साहब, हुकूमत अब ये चार्ज फ्रेम कर रही है कि एक तो ये अब कैलिफोर्निया प्लान है, ये कोई यूएस की सहूलतकारी का प्लान है जिसपे तहरीक इंसाफ चल रही है, और एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस तक का सफर है जो आपने तय किया है। एक मिनट, इसमें अगर आप मुझे रोकेंगे नहीं तो मैं आपको अच्छा जवाब दे सकता हूं। जी देखिए, साइफर अगर झूठा था तो इमरान खान के ऊपर केस क्यों बना? अगर साइफर मौजूद था बकौल इनके कि जी साइफर की कॉपी गुम हो गई है, साइफर था तो उसमें क्या लिखा था? जब अगर साइफर नहीं था तो फिर इमरान खान को 8-9 महीने तक क्यों इन्होंने साइफर के केस में कि जी साइफर की कॉपी इन्होंने गुम कर दी है? जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरकारी वकील जो एडवोकेट जनरल है, उसने स्टेटमेंट दी कि जी साइफर में जो लिखा था, जिसका जो मतन इमरान खान ने जलसे में बताया, बिल्कुल वही था। तो पहले क्या कहते थे कि जी इमरान खान जो है वैसे झूठ बोल रहा है, साइफर नहीं आया, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि जी साइफर की कॉपी गुम हो गई। तो उधर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें फतह दी, इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ था वो कौम के सामने आया। उसके बाद जी देखिए, इमरान खान साहब की बड़ी वादिया पॉलिसी है, हम पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात भी चाहते हैं, हम पूरी दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन बराबरी के ऊपर। हम गुलामी किसी की नहीं करेंगे, ना हम पराए लोगों के जंगों में इंटरफेयर करेंगे, ना पराए मामलात में हम इंटरफेयर करेंगे। हम अपने मुल्क के मफादात को देखेंगे कि मेरे मुल्क पाकिस्तान को किस चीज से फायदा है। लास्टली शाहिद खटक साहब, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, दोनों तरफ से लफ्जी गोलाबारी भी हो रही है, यानी मुज़ाकरात के बावजूद फायर फाइटिंग नहीं हो पा रही, तो फिर ऐसे मुज़ाकरात क्या कंक्लूसिव हो सकेंगे? रिजल्ट निकल पाएगा? को नतीजा खेज होंगे? आपको क्या लगता है? और फिर 31 जनवरी तक की डेडलाइन को एक्सटेंड कर देना, एक्सटेंड हो रही है, क्या देख के हो रही है? जी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इनको इस टेबल पे लाने में हमारे जो मार्च हुआ, जिसको इन्होंने खूनी मार्च बनाया, जिसमें इन्होंने हमारे कारकुनान को शहीद किया, हमारे लोगों के ऊपर इन्होंने गोलियां चलाई। एक तो वो पब्लिक प्रेशर कि जिस तादाद में पब्लिक निकली, ये डर गए, क्योंकि इन्होंने कहा था कि अटक नहीं क्रॉस कर सकते, हमने क्रॉस किया। इन्होंने कहा डी चौक नहीं आ सकते, हम गए। इसकी बड़ी वजह ये क्योंकि हम बहुत बड़ी तादाद में निकले थे। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल प्रेशर जो इस टाइम इन लोगों के ऊपर आ रहे हैं, जो इन्होंने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की, जो इन्होंने मैंडेट चोरी किया, जो इंटरनेशनल पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को इलेक्शन को मॉनिटर किया, जो जुल्म बर्बरियत का जो माहौल रहा, तो इंटरनेशनल दुनिया तो देख रही थी इन चीजों की। तो उन चीजों का प्रेशर जो है अब इनको ऊपर आ रहा है। यानी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट से ना? अब आपकी तवक्कुआत इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट से जुड़ी हुई? जी देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अगर कोई भी इग्नोर करेगा तो वो तो फिर पॉलिटिक्स ही ना करे। जी देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हमेशा से मुल्कों के अंदर रोल भी रहा है। तो सर फिर मान लेना कि अब अमेरिका से उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं? जी देखिए, हमें उम्मीद तो सिर्फ एक अपने अल्लाह से है, दूसरी हमें तवक्को अपनी कौम से है। हाँ, अगर अमेरिका अपनी गलती सुधारने के लिए इमरान खान साहब की रिहाई में अपना किरदार अदा करेगी तो हम इसको वेलकम करेंगे, क्योंकि इमरान खान को कह देना हक में रखा हुआ है। और फिर वो मुदाखलत नहीं होगी? जी वो मुदाखलत नहीं होगी, या वो हलाल मुदाखलत होगी? अगर उस टाइम इन्होंने मुदाखलत में हमारा साथ दिया होता कि जब हमने कहा कि जी आए खुदारी के लिए स्टैंड ले, हमारे साथ खड़े हो जाए, पॉलिटिक्स बाद में करेंगे, सियासत बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल आप हमारे साथ स्टैंड ले, तो इन्होंने स्टैंड नहीं लिया। और हमें तो कोई देखे, अमेरिका जो यार रिचर्ड की आप बात कर रहे हैं, वो अपने से वो ट्वीट कर रहा है। इमरान खान साहब ने तो कोई उनसे वो नहीं बोला। ठीक है, शायद
सियासी हिद्दत को कम करने के लिए हुकूमत और बानी पीटीआई में मुज़ाकरात शुरू तो हो गए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हुकूमत कभी भी मुज़ाकरात के रंग में भंग डाल सकती है। ज़ाहिर है हुकूमत अमेरिका की पाकिस्तानी उमूर में दिलचस्पी से नाला नजर आ रही है। खुसूसी तौर पर अमेरिका में नई आने वाली इंतजामिया बानी पीटीआई के हक में बयानात दे रही है। रिचर्ड ग्रेनल बाज़ाब्ता तौर पर बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा कर चुके हैं। ऐसे में हुकूमत बैरूनी दबाव तो महसूस कर रही है और इस दबाव को अपनी फ्रस्ट्रेशन के जरिए कम करने की कोशिश भी करती हुई नजर आ रही है। हुकूमती रहनुमा तहरीक इंसाफ पर मुल्क दुश्मनी के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ऐसे में लग ये रहा है कि हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित नहीं हो सकेंगे। अब अनीव अब्बासी साहब कैलिफोर्निया प्लान की बात कर रहे हैं कि अमेरिका बानी पीटीआई इमरान खान की सहूलत कारी कर रहा है। अब एक तरफ हुकूमत जो है वो अमेरिका से आने वाले स्टेटमेंट्स या ट्वीट्स या सोशल मीडिया की एक्टिविटी को काउंटर कर रही है बयानात दे के। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे दबाव बढ़ रहा है। जैसे हाल ही में मिलिट्री कोर्ट्स का जो फैसला आया है जिसमें मजीद 60 मुजरिमान को सजाएं दी गई हैं, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया है, उसकी अपनी सिंबॉलिक वैल्यू है, सिग्निफिकेंस है, क्योंकि वक्त बड़ा हम एक तरफ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप काउंटर नैरेटिव भी बिल्ड कर रहे हैं, सज़ाएं भी सुनाई जा रही हैं। आज की जो सज़ाएं सुनाई गई हैं उनमें हसन न्याजी को 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई। हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साहबजादे क्योंकि इसमें शामिल हैं। हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आई अंडरस्टैंड कि आपके लिए इस पर बात करना खासा मुश्किल होगा जिस कंडीशन में, जिस सिचुएशन में आप हैं, बट 60 लोग हैं टोटल जिनको सज़ाएँ सुनाई गई। पहले 25 थे, अब 60 हैं। 85 लोगों को सज़ा सुनाने का सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनका फैसला किया जाए, तो अल्टीमेटली वो फैसले आ गए हैं। हालात किस तरफ जा रहे हैं, किस जानिब जाते हुए देख रहे हैं आप? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि ये एक मेरे दोस्त ने नसीहत की थी कि जब आप शदीद गम में हो, शदीद गुस्से में हो, तो उस दिन जो है आप उसका जवाब ना दिया करें, या कोई खत आता है तो उसका जवाब ना दिया करें। तो चलो खैर, लेकिन आज आप दोस्तों ने इंसिस्ट किया तो मैंने कहा चलो 2-3 जो करीबी लोग हैं उनके मैं प्रोग्राम करा देता हूँ। देखिए जी, मुझे तो पहली बात तो यह है कि अपने बेटे की सज़ा पर हकीकत है जिस वक्त हुई है, चंद लम्हे बाद मैंने अपने कंपोज किया है और सच झटक के मैंने कहा है कि 3-4 बातें हैं। पहली बात है कि अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ने वादा किया है कि मैं हर मुश्किल के बाद आसानी देता हूँ, और दोबारा दोहराए कि यकीनन मैं हर मुश्किल के बाद आसानी देता हूँ। और तीसरी बात यह है, जो अल्लाह ताला ने जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे तशरीफ लेके गए थे, तो वहाँ पे ये बात उनको उनके हवाले की कुरान का हिस्सा है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, मैं किसी बंदे को, किसी जी नफ्स को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। ये तो अल्लाह के वादे हैं। चुनाचे मैं अल्लाह के हर फैसले के आगे मेरा सर जो है झुका हुआ है, और मुझे यकीन है कि ये हसन की बेहतरी के लिए ही अल्लाह ताला ने फैसला किया। जिस चीज़ में हसन की बेहतरी है, हो सकता है कि किसी और बंदे की आजमाइश हो, हसन की भी आजमाइश है इसमें, जो उसका कोई ना कोई जो उसके अंदर खामी रह गई होगी। किस तरीके से मेरी बेतकल्फी थी, किस तरीके से मैं उस वक्त जाता था जब ये अपने इनके सारों का सूरज निश्चित हार पे था। मुझे सारी चीज़ों का अंदर पता है। मुझे पता है कि जी उन्होंने जब आइसोलेट किया तो पीपल्स पार्टी जाम बार नहीं हो सकी, इक़्तिदार मिलते रहे 2-3 दफा, उन्होंने पीपल्स पार्टी को बैंक मेरे किताबें खत्म कर दिया था। इमरान खान साहब की पार्टी जो है, हकीकत यह है कि 2018 दिसंबर में क्या थी कि अपने ज़िमनी इलेक्शन नहीं जीत पाती थी, तरीके से वाले छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, आपका गम और गुस्सा अपनी जगह पर जस्टिफाइड है, काबिल जवाज इसलिए है कि आप बाप हैं और आप इसलिए दर्द महसूस कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सब्र अता करे, अल्लाह ताला आपको पेशेंस दे, और जाहिर है आप के बड़ा जगरा भी है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हसन न्याजी को जो सज़ा हुई है वो हफीज़ुल्लाह न्याजी के बेटे होने की वजह से नहीं, बल्कि इमरान खान का भांजा होने की वजह से हुई है कि इमरान खान का भांजा है और इमरान खान का जो लार्जर देन लाइफ इमेज बन गया है, तो आपका जो पर्सपेक्टिव है वो भी तब्दील हो गया है, आपका जो पॉलिटिकल थॉट है, नज़रिया है, वो भी चेंज हुआ है आज के बाद। यार, मुझे आपके प्रोग्राम में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ जी कि मेरे साथ जिनका ताल्लुक रहा है, मैं पूरा यहाँ आपके प्रोग्राम के तफस्सुस से बताएं, वो मेरी जो अपने पर्पस के साथ, अपने आइडियलिज्म के साथ जो दयानतदारी है,
मेरा बाप को बेटा मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं। मैं ये बात कर ही नहीं जो आपने की है। मैं ये दो बातें अलहदा है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आने, ठीक कि आपने 3-4 दर्जन दफे इमरान खान साहब को उसकी सजाएं दिलाई, उसके क्या क्या नहीं किया। हालांकि इमरान खान साहब ने पिछले 3 साल में जितनी हमाकतें की हैं, हकीकत है ये कुछ उसके खिलाफ ना करते तो खर्च हो चुका होता। ये एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की हमाकत ना करते तो वो भूली भरसी दास्तान होती, किस्सा पारी ना होता। मैं तो कोई और बात कर रहा हूं। मैंने ये एसोसिएशन के लिए, बेटे के लिए क्या है कि बेटे के लिए मैंने कहा कि मैं बेटे की किसी गलत बात को सपोर्ट नहीं करता हूं। मैं किसी को वजाहत देने का जो है रवादार नहीं। नहीं साहब, ये जो 9 मई की कीजिएगा। जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा है बानी पीटीआई का, ये इमरान खान का, फिर जस्टिफाइड है? फिर वो इसलिए सही कह रहे हैं कि फिर आप इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करें? मैं अपने बेटे को मैं बेटे को अपने बेटे के इस मामले को जो मैंने डिस्कस किया इसको मैं अलहदा रखना चाहता हूं। मैं इमरान खान और सैयद की जो लड़ाई है, कौन जीतता है कौन हारता है, किसका झूठ सच है और किसका सच जो है वो लोग जो है खरीदने पर तैयार नहीं है, इससे बादतार होके मैं सिर्फ ये कहा है कि इस केस का चूंकि मैं डिटेल ना जाता होता तो मैं एक जिम्मेदार आदमी हूं, मैं ये बातें ना करता। बाकी इमरान खान साहब 9 मई के जिम्मेदार है, चाहे वाकया हो या ना हो। मैं 100% करता हूं। मैं कहता हूं एक बंदे ने 2 साल से तुम पाकिस्तान की एसोसिएशन के खिलाफ कैंपेन चला रहे हो, तुम अपने बंदों को उकसा रहे हो, तुम बंदे को भड़का रहे हो, तुम बंदे को 26 नवंबर को अपनी वलवला अंगेज क़यादत में आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट रुकवाने गए थे आसिम मुनीर साहब की। तो अब कैसे कह सकते हैं कि जी मैं 9 मई का, तो ये कई बातें मिक्स कर रहे हैं। मुझे कोई इस वक्त गर्ज नहीं है कि वो सच है या झूठ है। इमरान खान साहब जो है कैसे उनकी जान छूटेगी या कैसे नहीं छूटेगी। राय साहब, एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं इमरान खान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, दूसरी तरफ इन केसेस के फैसले जिस तेजी से हो रहे हैं, तो क्या समझा जाए ये दबाव बढ़ाया जा रहा है, प्रेशर बढ़ाया जा रहा है ताकि मुज़ाकरात फ्रूटफुल हो सके, कंक्लूसिव हो सके? मेरा ख्याल है मुज़ाकरात तो मेरे नज़दीक तो अभी भी यही है कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो ऑलरेडी पहले मामला तय हुआ है, उसके बाद मुज़ाकरात शुरू हुए। बाकी हर एक ने अपने अपने जो है मुतक़दीन को, अपने चाहने वाले मानने वालों को बेवकूफ़ बनाने, उनकी आंखों में धूल झोंकना है। अपने अपने हिस्से के हर एक के पास बेवकूफ़ है। इमरान खान साहब के पास कसीर तादाद में है, बाकी कोई बारी मुट्ठी भर तो है। उन्होंने उनको बेवकूफ़ बनाना है, बना लें। 26 आईनी तरमीम मैं मतलब इसमें कोई बेवकूफ़ ही मुझे बताएगा मेरी अक्ल को कि जी इसके अंदर तहरीक साहब ऑन बोर्ड नहीं थी। बिल्कुल ऑन बोर्ड थी, इमरान खान ऑन बोर्ड था। कोई बात मुंह से करने की बात होती है, अमल बताता है कि आप लोगों ने किस तरह दो के साथ तहरीक के 26 आईनी तरमीम के ऊपर वो एक ड्रामा लचाया, एक इतना बड़ा। आज फजल रहमान साहब ने किसी को निकाल दिया है, आज मुज़ाकरात टूट गए हैं, अब नहीं होंगे। अब पता चला ये सारे तयशुदा था। बाकी ये था कि वो कहता है ये मेला तो ऐसे ही था, मेरी चादर चुराने का एक जो था समा था। यानी मुज़ाकरात सर मैं एक आई वॉश है, चीजें सेट हो गई हैं, अरेंजमेंट हो गई है, मुज़ाकरात आई वॉश है। आज मैंने आई वॉश नहीं होता असल में। बात जो होती है पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर बहुत बड़ा उनके पास होता है। इमरान खान साहब बहुत सारी बातें मानना चाहता है, मेरे अपने हिसाब किताब के मुताबिक। इमरान खान के बारे में जानते हुए उन्होंने बड़ा अच्छा फाइट पुटअप की है, लेकिन वो चाहता है कि उसको निकलने रास्ता हो। लेकिन प्रेशर क्या है, लोग कहेंगे कि वो नवाज शरीफ बन गया, और लोग कहेंगे, लोग अब देखो जब लोग, इसका मतलब मैं नहीं कहता, मेरा इसमें कोई नहीं है, और लोग कहेंगे ये भी नवाज शरीफ की तरह ये कॉम्प्रोमाइज कर गया, एनआरओ ले लिया लोग। फिर लोगों ने तो अभी भी लोग कहेंगे, लोगों को पता चलेगा कि 26 आईनी तरमीम आपने उनकी मर्जी से बनाई है, पार्टी आपने उनकी मर्जी से तश्कील दी है। गौर साहब को आपने एक ऐसा बंदा बनाया कि जो डब है, ठीक बिल्कुल सही किया, बड़े शरीफ आदमी, अच्छे आदमी है, मामला फहम है। आपने अली अमीन गंडापुर को इसलिए बनाया कि एस्टैब्लिशमेंट की आंखों की ठंडक रहे, उनका अपना आदमी रहे। उमर अयूब साहब जो है 400 बरस से पेशा आबाद से पाकरी, आखिरी उम्रों में इन्होंने आके मुसलमान होना था। ये बता रहे हैं कि हम बितल हुर्रियत बन गए सारे। तो इसलिए बाबा ये बातें जो है ना, इनको तफसील में ना जाए। और मुझे खुशी है कि आपने मुझे मौका दिया, और टॉपिक की मुनासबत से वो मुझे बहुत मुतल्लिक था, और मैंने थोड़ी सी अपने आप को वेंट आउट भी कर लिया है, और मैं बता भी दिया है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एंड ऑफ द डे जिस बंदे ने ये फैसला किया है, जिस बंदे ने पहले इमरान खान साहब के खिलाफ फैसले किए हैं, एक बंदा, 2 बंदे, 3 बंदे। बहुत बहुत शुक्रिया।
तारीफ वो जो दुश्मन करे, और अब बानी पीटीआई जो हुकूमत की पॉलिसीज और यहाँ तक कि हुकूमत के वजूद पर कई बार सवाल उठा चुके हैं, वो ये एतराफ़ कर रहे हैं कि हुकूमत ने दिवालिया होती मईशत को संभाल लिया है। जब अडयाला जेल में सहाफ़ी ने बानी पीटीआई से सवाल किया कि क्या आप तस्लीम कर रहे हैं कि हुकूमत ने मईशत को इस्तेहकाम दिया है, तो उस पर बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि मईशत मुस्तहकम होने से, दिवालिया होने से बच गई है, लेकिन मुल्क में तरक्की नहीं हुई है। अब सवाल यह है कि अगर बानी पीटीआई ये तस्लीम करते हैं कि मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है, तो फिर वो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को तरसीलात ज़र ना भेजने की हिदायत क्यों करना चाहते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि तहरीक इंसाफ अपने सियासी मकासद के लिए मुल्क की मईशत को भी दाव पर लगाने से गुरेज नहीं करेगी। अगर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ज़र मुबादला भेजना बंद कर देंगे तो इससे मुल्क की मईशत गैर मुस्तहकम हो जाएगी। बहरहाल बानी पीटीआई का ये मान लेना कि मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है, इस बात की दलील है कि हुकूमत मईशत को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रही है। और अब माशी मैदान से कुछ अच्छी खबरें भी सामने आई हैं, जैसा कि पाकिस्तान पर कर्ज का दबाव कुछ कम हुआ है। 31 दिसंबर को ख़त्म होने वाली रवा माली साल की पहली शशान बजट सपोर्ट के लिए हुकूमत की जानिब से बैंकों से कर्जे मनफी रहे हैं, जो कौमी ख़जाने में ज़्यादा लिक्विडिटी की निशानदेही करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टेट बैंक की 1 जुलाई से 13 दिसंबर 2024 तक की ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल के इसी अरसे में 2875 अरब रुपए के खालिस कर्जे लेने के मुकाबले में 2003 अरब रुपए के खालिस कर्जे वापस किए गए हैं। फिर इसी तरह इस SIFC जो मुल्क की सरमायाकारी के फ़रोग के लिए कोशा है, और अब उसकी काविशों से खैबर पख्तूनख्वा में कुदरती वसाइल की दरियाफ्त हुई है। दरियाफ्त शुदा ज़खायर से रोज़ाना गैस की 2.14 मिलियन क्यूबिक फीट तक की पैदावार मुमकिन है। ये दरियाफ्त मुल्क की तवानाई की खुद इन्हिसारी में इजाफा और तवानाई बहरान को कम करने में मददगार साबित हो सकती है। अब हुकूमत माशी मैदान में बेहतरी की कोशिशों में है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आम तबके पर भी हुकूमत की माशी पॉलिसीज़ का मस्बत असर पड़े, तब जाकर मुल्क असल मानों में खुशहाल हो पाएगा। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी में भी जिद्दत आती चली जा रही है। एक दौर था जब कैश पर सारी अदायगियाँ की जाती थी, लेकिन अब ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम ने सारे बैंकिंग निज़ाम को बदल दिया है। ऑनलाइन बैंकिंग और ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र ऐप्स के ज़रिए लम्हे में रकम की मुंतकिली हो जाती है, और अब गूगल ने भी डिजिटल अदायगी का नया निज़ाम मुतारिफ़ करा दिया है। गूगल वॉलेट ऐसा डिजिटल अदायगी और दस्तावेज़ात को महफूज रखने का निज़ाम है, जिसके तहत सारिफीन अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स को अकाउंट से मुंसलिक करके अदायगी और वसूली कर सकेंगे। इस एप्लीकेशन को महफूज तरीन तस्वुर किया जाता है। कंपनी का दावा है कि गूगल वॉलेट में महफूज की गई मालूमात इनक्रिप्टेड होती हैं, जो किसी भी दूसरे शख्स को दस्तयाब नहीं होती। गूगल वॉलेट दरअसल एक डिजिटल एक पर्स है या जिस बटवा है, जिसमें हर सारिफ मुख्तलिफ कार्ड्स और दस्तावेज़ात भी महफूज कर सकता है। कंपनी का कहना है कि अगर कोई इस डेटा तक रसाई हासिल कर ले तो भी वो इसके किसी काम का नहीं होता, क्योंकि इसमें डेबिट या क्रेडिट की तफसीलात मौजूद ही नहीं होती। गूगल वॉलेट पहले से ही दर्जनों ममालिक में दस्तयाब है, जबकि पाकिस्तान, मिस्र, वेनेजुएला, ताजिकिस्तान, मराकश, पनामा समेत मजीद 16 ममालिक में दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 के दरमियान गूगल वॉलेट की सहूलियात शुरू की जाएंगी। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में भी ये जो कैश हैंडलिंग है वो मज़ीद आसान होने जा रही है, मज़ीद डिजिटाइज होने जा रही है, और प्लास्टिक मनी के बाद अब ये जो डिजिटल मनी का कॉन्सेप्ट है वो भी आ रहा है। इसके लिए सारिफीन को, कंज्यूमर्स को भी अपने आप को टेम करना पड़ेगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।